गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं मोनिका यादव। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद मोनिका यादव में, जहां पर हम लोग क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है उपसह संयोजन यौगिक, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है उपसह संयोजन यौगिकों की आईयूपीएसी। तो बच्चों, हमने उसका एक लेक्चर कवर कर लिया है। एक लेक्चर आपका आ जाएगा और एक लेक्चर और बच जाएगा, उसे भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी। तो 3 लेक्चर में हम लोग आईयूपीएसी को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। तो जो हमने पहला लेक्चर किया था उसमें हमने उस टाइप की आईयूपीएसी सीखी थी जिसमें समन्वय सत्ता कैसी होती है, समन्वय सत्ता धनात्मक होती है। ठीक है, तो अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई समन्वय सत्ता धनात्मक होती है इसका क्या मीनिंग है, तो इसका मतलब आज का लेक्चर भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा दूंगी, लेकिन उसके साथ आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप सीरियल से लेक्चर देखा करो। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे देखने के बाद आज का लेक्चर देख लेना। ठीक है बच्चों, तो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करने के बाद अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये टॉपिक कब का था, ये इससे पहले वाले लेक्चर का था। और आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है आपका समन्वय सत्ता, जिसमें कैसी होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हो सकता है आपके माइंड में डाउट हो बहुत सारे कि समन्वय सत्ता क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको पिछली वीडियो में सब कुछ बता चुकी हूँ, समन्वय सत्ता क्या होती है, कब वो धनात्मक होती है, कब वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको फिर भी क्लियर कर देती हूँ सारी चीज़ें। तो जैसे मुझे ये वाला एग्जाम्पल याद है K4FeCl6। ठीक है, तो जो पार्ट ब्रैकेट के बाहर होता है उसको कहते हैं आयनिक परिसर या फिर आयनिक मंडल। ठीक है बच्चों, याद रखना है। अब मैं आगे की वीडियोस में नहीं बताऊंगी क्योंकि हर वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। जो पार्ट ब्रैकेट के बाहर है उसका नाम होता है आयनिक मंडल या फिर आयनिक परिसर, और जो पार्ट ब्रैकेट वाला होता है उसको बोलते हैं समन्वय सत्ता या फिर आपका उपसह संयोजन परिसर। ठीक है, तो इसमें आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है मैंने इसको लिख दिया केंद्रीय धातु, और एक होता है लिगैंड। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि जो हमारा ब्रैकेट वाला पार्ट है अर्थात समन्वय सत्ता है, उसमें दो ही चीज़ें होंगी, एक तो होगा केंद्रीय धातु और एक चीज़ होगी लिगैंड। इसके अलावा उस ब्रैकेट में कुछ नहीं होता। तो जो केंद्रीय धातु परमाणु होती है ये एक ही होती है और सबसे शुरू में लिखी होती है। ठीक है, और इसके बाद जो भी लिखा हुआ है वो लिगैंड है, और ये एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको ये सारी चीज़ें बता रखी हैं, तो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगी तो उस टाइम आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जो हमेशा स्टार्टिंग में लिखी हुई हो उसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल मेटल, और ये लिगैंड है। इसके बाद अगर यहाँ पे कुछ और भी होता ब्रैकेट के अंदर ही तो उसे भी हम लोग लिगैंड बोलते हैं। ठीक है, हमेशा आगे वाला पार्ट प्लस होता है और पीछे वाला माइनस। कौन से पार्ट की बात करते हैं, एक जो ब्रैकेट के बाहर है और जो ब्रैकेट के अंदर है। तो जोन सा भी आगे है वो प्लस है और जो पीछे है वो माइनस। तो आप देख सकते हो इसमें जो ये समन्वय सत्ता है ये माइनस में आ रही है। तो आज हमें इसी टाइप के यौगिकों की देखनी है आईयूपीएसी, जिसमें ये ब्रैकेट वाला पार्ट पीछे के साइड हो। ठीक है, यानी उसके आगे कुछ और लिखा होना चाहिए। ओके, और जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कौन से देखे थे, इस टाइप के देखे थे। जैसे मैं लिख दूँ CrCN की होल थ्राइज Cl2। ठीक है ना, तो इसमें देखोगे ये प्लस और ये माइनस, तो इसमें क्या होगी, समन्वय सत्ता धनात्मक होगी। तो ये वाला टॉपिक मैंने आपको करा दिया है। आज का टॉपिक ये है। यदि आपने पहली वाली वीडियो देखी है तो आज का टॉपिक बिल्कुल आसान हो जाएगा, और अगर नहीं देखी है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। और मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया है ना K4FeCN6 का, तो मैं इसी का आज आपको नाम लिख के दिखाऊंगी। किस तरीके से करते हैं बच्चों, जो ये काउंटर आयन होता है ना, आयनिक मंडल को ही इंग्लिश में काउंटर आयन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो काउंटर आयन होता है अगर ये आगे होता है तो इसका नाम सबसे पहले लिख दीजिए, और पीछे होता है तो इसका नाम सबसे बाद में लिख दीजिए। यानी ये जो काउंटर आयन है इसका क्या रोल है, आगे नाम है तो आगे लिख दो, पीछे है तो पीछे लिख दो। ठीक है, K4 हो, K3 हो, K2 हो, हर हाल में इसको पोटेशियम ही बोलेंगे। डाई पोटेशियम, ट्राई पोटेशियम, टेट्रा पोटेशियम नहीं बोलेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही ये Cl2 हो, Cl3 हो, Cl4 हो, क्लोराइड बोलेंगे। इन्हीं एग्जाम्पल्स में नहीं, हमेशा ही आपको ऐसे ही बोलना है। ठीक है, यानी काउंटर आयन 1 हो या 20 हो, हमें उसका सिंपल नाम ही रखना है, उसके कितने परमाणु भाग ले रहे हैं उस चीज़ को हमें नहीं लिखना। ठीक है बच्चों, तो ये K4 है, इसका नाम क्या आएगा आपका, पोटेशियम। ओके, तो इस चीज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि
K4 भी पोटेशियम होता है, K3 भी पोटेशियम होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पोटेशियम मैंने आपको बताया था समन्वय सत्ता की आयुपेशी किस तरीके से करते हैं। समन्वय सत्ता की आयुपेशी करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है नंबर ऑफ लिगेंड, और इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। इसे रूल मानिए, फॉर्मूला मानिए, कुछ भी मानिए। तो सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड, उसके बाद लिगेंड का नेम, ठीक है। उसके बाद जब लिगेंड का नेम लिख दोगे तो सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, और उसके बाद उसकी वैलेंसी। ऐसा हम किस में करते थे, ऐसा करते थे हम जब समन्वय सत्ता हमारी धनात्मक थी, ठीक है। बट यहाँ पे क्योंकि ऋणात्मक है तो इतना चेंज नहीं आता कि इसका नाम आगे लिख दिया और इसमें पीछे आएगा, नहीं। इसके अलावा एक छोटा सा चेंज आता है। देखो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये पीछे है तो पीछे नाम लिख दो, आगे है तो आगे नाम लिख दो। बट जब समन्वय सत्ता धनात्मक थी और अब ऋणात्मक है तो इन केस में जो है ना बहुत थोड़ा सा अंतर आता है, और वो अंतर ये है कि जो सेंट्रल एटम का नाम होता है इसके लास्ट में आप 8 जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे, 8। अब आप लोग बोलोगे हमें तो समझ में नहीं आया 8 कैसे जोड़ना है, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा बच्चों, बस थोड़ी सी आपको चीज़ें याद करनी है। तो मैंने यहाँ पे कुछ संकेत लिखे हुए हैं, आप लोगों को पता होगा ये संकेत किस चीज़ के हैं, ठीक है। तो Cu का मतलब क्या होता है, कॉपर होता है ना। Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर, चांदी यानी कि, ठीक है। Au का मतलब क्या होता है, गोल्ड, और Fe का मतलब होता है आयरन, ठीक है। तो आपको पता है ना इन सब के संकेत, अगर नहीं पता तो बच्चों याद कर लीजिए। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है क्या, कि जैसे ये गोल्ड है तो इसका जो संकेत है वो G क्यों नहीं हुआ, GO क्यों नहीं हुआ, है ना। और भी बहुत सारे होते हैं, आयरन इसका संकेत Fe होता है, Fe ही क्यों है, आयरन का I क्यों नहीं है, IR क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं बच्चों। ये जो आपको संकेत दिख रहे हैं इन तत्वों के, ये संकेत लैटिन वर्ड से आते हैं। लैटिन वर्ड क्या होता है, लैटिन एक लैंग्वेज होती है बच्चों, जैसे हिंदी और इंग्लिश एक लैंग्वेज है। हिंदी में आयरन थोड़ी बोलते हैं, ये तो इंग्लिश का वर्ड है ना, इसको हम लोग लोहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोहा। ऐसे ही कॉपर को तांबा बोला जाता है, सिल्वर को चांदी, गोल्ड को सोना, ठीक है। तो ये जो मैंने नाम यूज़ करे हैं ये इंग्लिश के नाम है, ठीक है, हिंदी के नहीं है, ये नाम आपके इंग्लिश वर्ड है। इसी तरीके से बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, चाइनीज़, स्पेनिश, बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं। तो इसी तरीके से एक लैंग्वेज होती है लैटिन, ठीक है। तो अगर आप उस लैटिन लैंग्वेज में कॉपर को बोलोगे तो आप बोलोगे इसको क्यूप्रम। क्या बोलोगे, क्यूप्रम, ठीक है। सिल्वर को क्या बोलोगे, इसको बोलोगे अर्जेंटनम, ठीक है, याद रखना है आपको, अर्जेंटनम। गोल्ड को बोलोगे ओरम, और आयरन को बोलोगे फेरम। तो ठीक है, नाम अजीब लग सकते हैं, अगर याद नहीं है तो याद कर लेने हैं, और याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो बच्चों बस 4 ही याद करने हैं, ऐसा नहीं आपको मैं बहुत सारी लिखवा दूंगी, मैं उतना ही बताती हूँ जितने से आपका काम चल जाए, और काम इससे भी कम में चल जाएगा फिर भी मैं उतना कराती हूँ, ठीक है। तो आपको इनके नाम याद कर लेने हैं, ठीक है। आयरन को फेरम बोलते हैं और इसी वजह से इसका संकेत Fe है। गोल्ड को ओरम बोलते हैं, इसी की वजह से इसका संकेत Au है। सिल्वर को अर्जेंटनम बोलते हैं, इसी की वजह से संकेत Ag है, और इसी तरीके से इसका Cu है। आपको अब आयुपेशी में जब समन्वय सत्ता आपकी ऋणात्मक होती है तो इन वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है। पता है क्यों, क्योंकि आपको 8 जोड़ना होता है। तो अगर आप जैसे ये Fe है तो Fe के लिए नाम आता है आयरन, तो आयरनेट करोगे क्या, नहीं, आपको आयरनेट बिल्कुल नहीं करना है, आपको फेरेट करना है। मैं को हटा देना है और 8 जोड़ देना है, ठीक है। जब फेरम में आप 8 जोड़ोगे ना तो मैं हट जाता है, तो नाम हो जाएगा फेरेट। ऐसी ओरेट, अर्जेंटेट, क्यूपरेट। समझ में आया, नहीं आया तो एग्जाम्पल में समझ जाओगे, ठीक है। तो पोटेशियम, उसके बाद नंबर ऑफ लिगेंड। तो पहले पता तो हो लिगेंड कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था पहले वाला हमेशा सेंट्रल मेटल, उसके बाद जो भी है वो लिगेंड है। तो ये तो लिगेंड हो गया, लेकिन लिगेंड नहीं लिखना, पहले दूसरे नंबर पे लिखा है मैंने लिगेंड का नेम। इससे पहले क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड, यानी वो लिगेंड कितने हैं, तो वो है 6, और 6 को बोलते हैं हेक्सा। तो पोटेशियम हेक्सा, उसके बाद लिगेंड का नेम, ऋणावेशित लिगेंड है, नाम साइनाइड होता है, तो साइनिडो कर दो, चाहे आप साइनो कर दो, तो मैं साइनो लिख रही हूँ, आप लोग साइनिडो भी कर सकते हो, ठीक है। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो। Fe का नाम आयरन होता है, अगर समन्वय सत्ता धनात्मक होती तो हम आयरन लिखते, क्योंकि धनात्मक वाले केस में 8 वगैरह कुछ नहीं जोड़ना पड़ता, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक है तो हमें पता है जो समन्वय सत्ता ऋणात्मक होती है तो केंद्रीय धातु परमाणु में हम लोग 8 जोड़ देते हैं। तो कैसे करेंगे, हेक्सा साइनो फेरेट, ठीक है। और इसके बाद इसकी वैलेंसी निकालेंगे। तो वैलेंसी किसकी निकालते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु की। तो Fe केंद्रीय धातु परमाणु है, इसकी मान लेंगे हम लोग X,
और इन सब की वैलेंसी हमें पता होती है, उनको सबको कितने के बराबर रखते हैं, जितना चार्ज होता है, ठीक है। तो इस यौगिक पर तो कोई चार्ज नहीं है, मतलब 0 के बराबर रखनी है। यहाँ पर K है, K की कितनी होती है +1, और कितने अणु भाग ले रहे हैं उसके 4, तो प्लस का 4 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर Fe की x मानेंगे और Cn की -1 होती है, -1 की 6 में गुणा करोगे तो -6, ठीक है, और इक्वल टू 0। 6 में से 4 जाएंगे -2 और उधर जाके +2, तो कितनी आ गई 2 आ गई, और 2 को लिखेंगे इस तरीके से रोमन में, ठीक है। अगर आपको ये बात भी नहीं समझ में आई है ना, तो आप लोग केंद्रीय धातु की उपसह संयोजन संख्या कैसे निकाले वो वाला लेक्चर देख लीजिए, वहां से आपको क्लियर होगा कि ये किस तरीके से निकाली है। और यदि आप बहुत कम चाहते हैं कि लेक्चर ज़्यादा ना देखने पड़े और हमें चीज़ें क्लियर हो जाए, तो इससे पहले वाला लेक्चर देख लीजिए, मैंने उसमें बिल्कुल डिटेल से कराया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आया किस तरीके से नाम लिखा है हमने। जो काउंटर आयन है उसका लिख दिया पोटेशियम, उसके बाद नंबर ऑफ लिगेंड हेक्सा, नाम लिगेंड का साइनो, केंद्रीय धातु के परमाणु में 8 जोड़ के लिख दिया फेरेट, और उसके बाद सेकंड। अब आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है मैम हमें कैसे पता चलेगा कि लैटिन नाम लिखना है या फिर हमें सिंपल नेम लिखना है, ठीक है। तो बच्चों बहुत ही आसान आंसर है इसका, और आंसर ये है कि ये जो 4 लिखे हैं मैंने, इनका ही आपको लैटिन नेम यूज़ करने हैं, बाकी सबके सिंपल नेम यूज़ होंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल अभी कराती हूँ, वहाँ आपको समझ आ जाएगा। बच्चों अभी कुछ एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे मैं नाम पहले ही लिखना स्टार्ट कर दिया, वीडियो स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। तो आप लोग इसको मेरे साथ ही लिखना। तो पहले हमें सबसे पहले किसी भी यौगिक को देखकर उसमें प्लस और माइनस करना है, हमेशा पहले वाला प्लस और दूसरा वाला माइनस। तो हमें समझ में आ गया समन्वय सत्ता नेगेटिव है, यानी कि इसमें जो नाम आएगा केंद्रीय धातु परमाणु का उसमें 8 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो काउंटर आयन आगे है, नाम लिख दीजिए पोटेशियम, ओके। अब क्या करते हैं, पहले नंबर ऑफ लिगेंड, तो ये तो केंद्रीय धातु परमाणु हो गया और ये लिगेंड हो गया, और लिगेंड के नंबर है 4, तो इसको बोलेंगे टेट्रा। तो पोटेशियम टेट्रा, Cn को बोलते हैं साइनो, Ni को बोलते हैं निकिल, ठीक है। लेकिन निकिल नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि समन्वय सत्ता ऋणात्मक है। अब कर देंगे निकिल +8 यानी कि निकलेट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे निकलेट कर दिया। अब इसके बाद लिखेंगे इसकी वैलेंसी। वैलेंसी निकालना मैंने आप लोगों को सिखा रखा है, कैसे निकालेंगे। यहाँ पर इसकी +1 और +1 में 4 की मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस का 4, Ni की x मान लेंगे, Cn की -1 होती है, -1 में 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, माइनस का 4, और इक्वल टू 0। तो ये तो +4 से -4 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गया 0 आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 0, ठीक है। और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे आपका एक और एग्जाम्पल है, Na3 को क्या बोलेंगे सोडियम, क्यों, क्योंकि ये काउंटर आयन है, तो हम लोग नहीं लिखेंगे ट्राई सोडियम टेट्रा सोडियम, ये सोडियम ही होगा हर कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद आते हैं समन्वय सत्ता पर, इसमें ये पता नहीं क्या है 6 आई थिंक, ठीक है, तो आप लोग इसको 6 लिख लीजिए। तो इसको क्या बोलेंगे हेक्सा। पहले इसको ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पहले लिगेंड लिखना होता है, और लिगेंड से पहले वो कितने लिगेंड है, ठीक है। तो हेक्सा। NO2 का नाम क्या होता है बच्चों, नाइट्रो, ठीक है। क्रोमियम है ना, तो क्रोमियम तो नहीं करेंगे, इसको कर देंगे क्रोमेट। क्रोमेट क्यों किया, क्योंकि समन्वय सत्ता ऋणात्मक है। कैसे हमें पता चलेगा समन्वय सत्ता ऋणात्मक है, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, तो सोडियम हेक्सा नाइट्रोक्रोमेट। अब इसकी वैलेंसी लिख दीजिए। तो कैसे निकालेंगे वैलेंसी, इस पर Na पर कितना चार्ज होता है +1, तो +1 में 3 की मल्टीप्लाई करी +3। क्रोमियम को कितना मानेंगे x, क्योंकि इसकी हमें निकालनी है। NO2 का -1 होता है, तो -1 और यहाँ पे कितने हैं 6, -6 इक्वल टू 0। -6 में से +3 जाएंगे, -3 उधर जाके +3, तो थर्ड आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब जैसे ये लिखा हुआ K3 है ना, तो नाम आ जाएगा इसका पोटेशियम, ओके। ये रहा 6, इसको क्या बोलेंगे हेक्सा, उसके बाद साइनो, उसके बाद Cr है तो क्रोमेट, और इसके बाद आ जाएगी इसकी वैलेंसी, जो कि आप लोग निकालोगे। ये आपको होमवर्क में करना है और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग करते हैं किसी भी यौगिकों की आयुपेशी। मैंने आपको प्लस वाले भी सिखा दिए, माइनस वाले भी। प्लस वाले का मतलब होता है समन्वय सत्ता जिसमें प्लस है, और माइनस वाले का मतलब होता है समन्वय सत्ता जिसमें माइनस है। तो हमने दोनों टाइप के सीख लिए हैं। कल हम सबको मिक्स करके करेंगे, ठीक है, प्लस वाले माइनस वाले। हमें नहीं पता होगा कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी कल हम करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। कुछ अलग से भी होते हैं, उनको भी मैं आपको कल के
लेक्चर में ही करा दूंगी। जो लेक्चर मैंने पहले कराया है, आज का लेक्चर और जो लेक्चर आने वाला है, इन तीनों लेक्चर में आप लोग IUPAC को कम्प्लीटली सीख लोगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वीडियो रैंक तो कर ही नहीं रही है, साथ में व्यूज़ भी बहुत कम है। ठीक है, थोड़ा सा उससे डिमोटिवेशन मिलता है, तो अच्छा होगा अगर वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे। मुझे भी लग रहा है बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो मुझे बनानी चाहिए। ठीक है, तो यही था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।